तो हेलो दोस्तों, आज जो कल का टॉपिक अभी मैं छूटा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमारा कुछ शब्द है, जैसे निरंकुशवाद क्या होता है, कल्पनादर्श या यूटोपिया क्या होता है, इन शब्दों पे हम चर्चा करेंगे। इन शब्दों को देखते हैं क्या कह रहा है हमारा निरंकुशवाद। निरंकुशवाद को इंग्लिश में एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत ही केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थीं। निरंकुशवाद ऐसा शासन व्यवस्था जिसके ऊपर कोई भी अंकुश न लगा पावे। जैसे अगर हम बात करें इतिहास में, तो जैसे राजा महाराजा जो पहले के होते थे, उसमें कोई किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाता था, अर्थात वहीं सुप्रीम पावर होती थी। उसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं होती थी जो उनको कंट्रोल कर सके। अर्थात सारी शक्तियाँ किसके हाथों में केंद्रीकृत हैं, तो उस राजा के हाथ में केंद्रीकृत थी। जो भी मिलिट्री पावर है, जो पावर है, सब उन्हीं के हाथ में है। जो दमनकारी सरकारें होती थी, अर्थात दूसरों पे अत्याचार करना, दूसरों पे वो करना, सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत हो जाएं, हर प्रकार के निर्णय लेने में वो सक्षम हो जाता है, तो उसे कहा जाता है निरंकुश सरकारें। तो जहाँ पर निरंकुश सरकारें होती हैं, उस प्रकार के सिस्टम को निरंकुशवाद कहा जाता है। एक वर्ड है कल्पनादर्श या यूटोपिया। इसको मैंने कहा कल भी बताया था कि एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो कि इतना आदर्श स्थिति में हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, इसे कहा जाता है यूटोपिया। जैसे फ्रेडरिक सारियो ने अपने इस विज़न में, अपने इस चित्र में एक ऐसी दुनिया, एक ऐसे समाज, एक ऐसे यूरोप की कल्पना की थी जो कि उस समय के परिप्रेक्ष्य में यूटोपिया नज़र आता था कि आगे आने वाला हमारा देश या यूरोप का जो भविष्य होगा वो इस प्रकार से होगा। तो उसको यूटोपियन विज़न कहा जाता है, यूटोपियन दृश्य कहा जाएगा। कल्पनादर्श, किस प्रकार की वो कल्पना कर रहा है उसकी दृश्य। एक वर्ड जो आता है कि राष्ट्र क्या होता है, तो एक महाशय हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट रेन। वो फ्रांसीसी दार्शनिक हैं। जन्म 1823 में और 1892 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1882 में 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक लेक्चर दिया इन्होंने। उसमें इन्होंने राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। सारे लोग आए थे, अपने अपने बातें कहीं कि किस प्रकार से वो राष्ट्र को समझते हैं। उस व्याख्यान में इन्होंने अपना भी भाषण दिया, अपनी समझ प्रस्तुत किया। बाद में ये जो व्याख्यान था एक निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्षक ही था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करते हैं। जो भी लोग आए थे वो अपने अपने विचारधारा व्यक्त किए थे कि उनके विचारधारा में राष्ट्र क्या है। उन सब की आलोचना करते हुए कहते हैं कि राष्ट्र, इस विचार की उनकी आलोचना करते हैं। उन लोगों का कहना था कि राष्ट्र जहाँ पर समान भाषा हो, नस्ल हो, एक ही प्रकार के धर्म का पालन होता है और एक ही प्रकार का क्षेत्र है, उससे मिलकर बनता है। इस बात की आलोचना, इस बात का खंडन करते हैं। कौन करते हैं? तो अर्नेस्ट रेनन करते हैं। ये क्या कहते हैं कि एक राष्ट्र होता है लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत हो। मतलब कहा जाए कि अर्नेस्ट रेनन के अनुसार एक राष्ट्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक राष्ट्र का निर्माण एक लंबे प्रयासों, वहाँ के लोगों द्वारा किए गए त्याग, वहाँ के लोगों की निष्ठा उस राष्ट्र के प्रति, उसका जब चरम बिंदु होता है तो राष्ट्र का निर्माण होता है। उस देश में वहाँ पे जो उनका अतीत होता है बड़े ही शौर्य, वीरता से युक्त अतीत होता है। उनका इतिहास, उनका वो एक बहुत ही, कहा जाए तो वीरतापूर्वक, साथ साथ वहाँ पर भी बहुत से महान पुरुष होंगे, महान पुरुषों के नाम आएंगे। गौरव, ये सारे के सारे ये सामाजिक पूंजी हैं जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। यही वो चीज़ें हैं, शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव। ये वह सामाजिक पूंजी हैं जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है।
अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर का महान काम करना और आगे ऐसे और काम करने की इच्छा, एक जन समूह होने की यह सब जरूरी शर्तें हैं। आपस में हम कंबाइंड रह सकें, एक ग्रुप बना सकें, एक यूनिटी में रहें हम लोग, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम सारे के सारे इस बात का हम सारे के सारे क्या कर सकें, जनसमूह बना सके। इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यही है। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। राष्ट्र क्या है? तो एक बड़ी और व्यापक एकता है, लार्ज स्केल सॉलिडारिटी है। उसका अस्तित्व कैसे निर्भर होता है? रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, राष्ट्र होने चाहिए, बल्कि यह क्या है कि ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड आया था इसमें, जनमत संग्रह। इसका मतलब क्या होता है? एक प्रकार का डायरेक्ट वोटिंग करा देना, एक प्रत्यक्ष मतदान कराना, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता हो, उसे कहा जाएगा जनमत संग्रह। एक सिंपल भाषा में कहें तो जैसे मैं मान के चलिए कि क्लास में किसी प्रकार का आप लोगों को एक टॉपिक दिया जाए और उससे पूछा जाए कि आप लोगों के विचार क्या है, इसको पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए। तो मैंने क्या कि क्लास में सीधे आप लोगों से एक टॉपिक रखा, एक बातचीत किया और उसको वोटिंग करा लिया। आप लोगों ने वोटिंग कर दिया कि हाँ हम लोग इसके पक्ष में हैं, इसको पढ़ाया जाए, इसको किया जाए। इसको कहा जाता है जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट कहते हैं इंग्लिश में। वहीं डायरेक्ट वोटिंग, जिसके जरिए क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अब जो हमारा बात आगे कहता है कि एक राष्ट्र का विचार क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति सब क्या होता है, इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। चलिए, तब तक आज के लिए इतना ही। छोटे छोटे वीडियो डालेंगे टॉपिक्स, ताकि बहुत लंबा ना हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।